नमस्कार। जो बोलकर अपनी समस्या नहीं बता सकते, अपनी पीड़ा को बयान नहीं कर सकते, ऐसे छोटे बच्चे जब किसी समस्या से ग्रस्त हो जाएं, तो उनका किस तरह से इलाज करें, कैसे पहचानें कि उन्हें समस्या है। आज के इस वीडियो में उनकी कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, दांत निकलने के समय होने वाली समस्याएं, आज के वीडियो का विषय है। इस वीडियो में डिटेल से ये बताया जाएगा कि दांत निकलने के समय जो समस्याएं होती हैं उन्हें कैसे पहचानें कि ये दांत निकलने की वजह से ही है। दांत कब कब निकलते हैं, किस किस प्रकार के दांत होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दांत निकलने के समय को टीथिंग या डेंटिशन पीरियड कहते हैं। यह उम्र 6 महीने से लेकर के 10 महीने तक उम्र होती है जब बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं। मोस्टली शुरुआत में दिक्कतें देखने को मिलती है। गर्ल्स में दांत जरा जल्दी निकलते हैं बॉयज की तुलना में। जैसा कि आप जानते हो, दूध के दांत जिन्हें टेम्पररी टूथ और परमानेंट टीथ जो कि बाद में आते हैं, 2 तरह के दांत होते हैं। जो दूध के दांत हैं उन्हें डेसिडुअल टूथ भी कहते हैं। दूध के दांत निकलने की जो प्रोसेस है वो लगभग 30 महीने की उम्र तक कंप्लीट हो जाती है। दांत निकलने के समय होने वाली समस्याएं, ऐसा नहीं है कि केवल दांत निकल रहे हैं तभी होती हैं। कभी कभी उन्हें मिसडायग्नोसिस भी कर लिया जाता है कि जी हाँ, ये हो गया है तो बच्चे के दांत ही निकल रहे हैं। ऐसा निश्चित नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा तो आप निश्चित हो जाएंगे कि हाँ, यह समस्या दांत निकलने के समय होने वाली समस्याओं में से ही है। इससे पहले चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि दांत, कौन सा दांत कब निकलेगा और वो दांत कितनी होते हैं संख्या में। इन दांतों का जो नाम है वो मेडिकल टर्म्स है या यूं को इंग्लिश टर्म्स है। सबसे पहले अगर हम बात करें बीच के दांतों की, जिन्हें इंसीजर कहते हैं। इंसीजर दांत ही सबसे पहले निकलते हैं, चाहे ऊपर के हो नीचे के हो, लेकिन मोस्टली नीचे के दांत पहले निकलते हैं ऊपर की तुलना में। और इनकी जो उम्र है वो है लगभग 6 महीने के बाद। 6 से 8 महीने में ये दांत निकलते हैं। तो 2 इंसीजर नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, कुल 4 हो गए इंसीजर दांत। जो दांत पहले निकलते हैं इन्हें सेंट्रल इंसीजर कहते हैं। तो बीच के 2 दांत ऊपर के, बीच के 2 दांत नीचे के, इंसीजर टूथ। तो देखने में ये आया है कि ऊपर के दांत लगभग 8 से 9 महीने की उम्र में और कभी कभी 10 महीने तक भी निकलते हैं। अब नंबर आता है लेटरल इंसीजर का। बीच के दांत की बगल में जो दांत है, एक लेफ्ट हुआ एक राइट हुआ, ऊपर के जबड़े में भी और ऐसा ही नीचे के जबड़े में भी, बीच के दांतों की साइड में। तो इन्हें लेटरल इंसीजर कहते हैं। तो जो लोअर लेटरल इंसीजर है वो और ऊपर के लेटरल इंसीजर, दोनों ही इंसीजर्स जो है, ये चारों दांत, संख्या में 4 हो गए ना, ये चारों दांत लगभग 10 महीने की उम्र में बच्चे को निकलते हैं। उसके बाद में नंबर आता है जाड़ का, जिन्हें फर्स्ट मोलर कहते हैं। फर्स्ट मोलर राइट लेफ्ट, ऊपर के भी और नीचे के भी, ये कुल संख्या में 4 हो गए। इनके जो निकलने की एज है 14 महीने है, प्लस माइनस 1-2-3 महीने हो सकते हैं। यानी कि जो कैनाइन्स हैं उनसे पहले ये फर्स्ट मोलर दांत इरप्ट हो जाते हैं। अब नंबर आता है कैनाइन्स का। कैनाइन्स जो बड़े दांत होते हैं, आप जानते हो ना, जो इंसीजर के बाद में और जाड़ के पहले लंबे वाला दांत जो है, ये दांत हर साइड में एक एक है, ऊपर लेफ्ट में, ऊपर राइट में, नीचे लेफ्ट साइड में और नीचे राइट साइड में। तो कुल हो गए 4 कैनाइन्स। इनके जो निकलने की एज है वो है 18 महीने, यानी कि 1.5 साल की उम्र में।
प्लस माइनस 2-1 महीने होते हैं। अब नंबर आता है सेकंड मोलर का। सेकंड मोलर मतलब जो पहले एक जिसको हम जाड़ कहते हैं निकली थी, उसके और पीछे वो जाड़ निकलेगी जिसको सेकंड मोलर कहते हैं। सेकंड मोलर के जो निकलने का टाइम है वो 2 से 3 साल की उम्र में कभी भी हो सकता है। तो लगभग 2.5 साल की उम्र में ये दांत भी निकल जाता है, यानी कि ये जाड़ भी निकल जाती है। ऊपर और नीचे दोनों के निकलने का टाइम पीरियड लगभग सेम है। जल्दी या लेट कुछ भी इसमें मोस्टली नहीं होता है, कोई भी जल्दी हो सकता है, कोई भी लेट हो सकता है। जो कैनाइन टूथ था ना, वो भी नीचे का थोड़ा जल्दी निकलता है ऊपर वाले की तुलना में। अब तक सारे के सारे दूध के दांत निकलना कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी है परमानेंट टूथ की। तो परमानेंट टूथ क्या होगा? जो दूध के दांत टूटते हैं, आते हैं नए, और ऐसा ही कुछ दांत जो पहले नहीं टूटे वो भी आएंगे। केवल ये 20 जो दांत मैंने आपको अभी तक बताए हैं, इनकी संख्या 20 यानी कि 20 है। 20 दांत ही टूटते हैं, बाकी के दांत नहीं टूटते हैं, और वो परमानेंट एक ही बार आएंगे और वो हमेशा हमारे शरीर में रहते हैं। मोस्टली जो परमानेंट टूथ है वो जब इरप्ट होते हैं दिक्कत कम देते हैं, लेकिन दिक्कत हो सकती है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हर एक शरीर के ऊपर डिफरेंट एक्शन होता है कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस का। अब नंबर आता है दांत के टूट के वापिस से आने का। नीचे के इंसीजर्स, सेंट्रल इंसीजर जो सबसे पहले इरप्ट हुए थे वही पहले टूटेंगे 6 से 7 साल की उम्र में, नीचे के 2 सेंट्रल टूथ। उसके बाद में ऊपर के दांत टूटते हैं 7 से 8 साल की उम्र में। इसके बाद में नंबर आता है लेटरल इंसीजर्स का। लोअर लेटरल इंसीजर 7 से 8 साल में टूटता है, और अपर वाले 8 से 9 साल की उम्र में टूटते हैं। फर्स्ट मोलर यानी कि जाड़ जिसे कहते हैं, ऊपर और नीचे के दोनों ही 6 से 7 साल की उम्र में टूट सकते हैं। कैनाइन टूथ थोड़ा लेट टूटते हैं क्योंकि इनकी जड़ भी लंबी होती है, ये स्ट्रोंगेस्ट टूथ होता है। नीचे का कैनाइन्स चाहे लेफ्ट साइड का हो राइट साइड का हो 9 से 10 साल की उम्र में, और ऊपर के कैनाइन्स 10 से 11 साल की उम्र में टूट के नहीं आते हैं। सेकंड मोलर टूथ यानी कि दूसरी जाड़, लेफ्ट राइट अपर लोअर दोनों के इरप्ट होने का, टूट करके इरप्ट होने का जो एज पीरियड है 11 to 12 ईयर। अब नंबर है परमानेंट टूथ के आने का। इनमें से फर्स्ट प्रीमोलर लोअर 10 से 12 साल में और अपर 10 से 11 साल में इरप्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट प्रीमोलर टूथ जो है 10 से 12 साल में निकल जाते हैं। सेकंड प्रीमोलर्स अपर पहले होता है इरप्ट 10 से 12 साल में, और लोअर जरा सा लेट है, वो 11 to 13 ईयर एज में इरप्ट होता है। अब बारी है उस दांत की जो सबके मुंह में नहीं होते हैं। किसी के होते हैं, किसी के नहीं भी हो, ऐसा संभव है। वो है विजडम टूथ यानी कि थर्ड प्रीमोलर। इसके इरप्ट होने की मिनिमम एज 17 ईयर है। 16-17 के बाद से लेकर के उम्र के किसी भी टाइम में ये इरप्ट हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली 21-22 साल की उम्र तक ये दांत इरप्ट हो जाते हैं, अपर लोअर दोनों। लेकिन किसी किसी के कुछ और लेट एज में भी इरप्ट होते हैं, 30-35-40 साल में भी होते हैं, और किसी के नहीं हो ऐसा भी है। कुल मिलाकर के दांतों की संख्या हो गई 32, और किसी किसी के 28 होते हैं। अब एक सवाल उठता है, हालांकि हम विषय से दूर चले जाएंगे, कि ये दांत टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं? कोई दांत आगे इरप्ट हो रहा है, कोई दांत पीछे इरप्ट हो रहा है, कोई टेढ़ा है, कोई छोटा है, कोई आगे है, कैसे है ना? ये जो डिफॉर्मिटी है इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारा जॉ, खास करके नीचे का जबड़ा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। जैसे इवोल्यूशन में अपन देखते हैं ना कि ये प्रगति हुई है हमारे शरीर के अंदर, पहले ये था अभी ये हो गया है। सैकड़ों हजारों सालों के अंदर जाकर के ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और उनमें से एक परिवर्तन ये है कि हमारा जबड़ा साइज में छोटा होता जा रहा है। हम हार्ड चीजें नहीं खाते हैं,
हम कच्ची चीजें कम खाने लगे हैं। इसलिए जबड़े का साइज जब छोटा हो गया, संख्या दांतों की अगर उतनी ही इरप्ट होनी है, आनी है, तो वो कहाँ निकलेंगे, उनको जगह नहीं है, तो वो आगे पीछे निकल जाते हैं। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि दांत टूटने के समय, जब 6 to 8, 10 ईयर, 11 ईयर तक दांत टूटते हैं, उस उम्र में भी बच्चे, पहले क्या होता था, दांत को छेड़ते रहते थे, हिला हिला के तोड़ लेते थे। आजकल डेलिकेट हो गए हैं, नाजुक हो गए हैं, और वो बच्चे अपने दांत को नहीं छेड़ते हैं, हार्ड चीजें नहीं खाते हैं, जबड़े का साइज उनके छोटा हो गया है। इसलिए वो दांत टूटने से पहले ही नया दांत निकलने की कोशिश करेगा, तो उसको एप्रोप्रिएट जगह नहीं मिलेगी, तो वो टेढ़ा मेढ़ा निकल जाता है। क्या उपाय करेंगे, मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं। बच्चों के साथ में ये करेंगे तो आप बच्चों के दांत देखेंगे कि वो काफी हद तक सिमेट्रिकल आएंगे। दांत निकलने के समय होने वाली समस्याएं जरूरी नहीं है कि सब बच्चों को होगी, नहीं। मोस्टली बच्चों के दांत आसानी से निकल जाते हैं और उन्हें कोई भी समस्या नहीं हो, ऐसा संभव है। लेकिन अगर समस्याएं आती है तो कैसे पहचाने कि ये दांत निकलने के समय होने वाली समस्या है। आप देखेंगे कि बच्चे का मसूड़ा रेड हो गया है, सूजन आ गई है उसमें, और छूने से उसको पेन फील हो रहा है। बच्चे के मुंह से लार निकलना ज्यादा हो गई है, क्योंकि वहां पेन है, सलाइवेशन उसमें बढ़ जाता है। ये पेन या दूसरी समस्याएं सब बच्चों में समान नहीं होगी, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, किसी में लार निकलना है, किसी में नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। मसूड़े में इरिटेशन है, दांत निकलने की प्रोसेस चल रही है, तो बच्चा अपनी उंगली, अपनी मुट्ठी को मुंह में डालेगा, कोई भी चीज को मुंह में डालेगा बार बार, उसको इरिटेशन हो रही है वहां पे। और मोस्टली देखा जाता है कि इस उम्र के अंदर बच्चे को अंगूठा सक करने की या उंगली मुंह में डालने की आदत भी पड़ जाती है। बच्चा अपने कान को रब करेगा, खास करके जब मोलर इरप्ट हो रहे हो, बच्चा अपने कान को रब करता है, उसको इरिटेशन होती है, अंदर पेन हो रहा है उसको। लार अधिक आने की वजह से बच्चे के ठुड्डी पे और मुंह के आसपास इरप्शंस भी हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं एलर्जी की वजह से। बच्चे को बुखार आ सकता है, क्योंकि वो गम की सूजन है, जो मसूड़े की सूजन है, वो एक तरह से इन्फेक्शन जैसा हो गया, और कहीं भी बॉडी में सूजन हो उसके कारण बुखार आना एक लक्षण है। और ये बुखार बहुत तेज आएगा ऐसा नहीं होता है, मोस्टली अराउंड 100 डिग्री बुखार आएगा। बुखार आने की वजह से चेहरा लाल हो जाएगा। अदरवाइज भी आपने देखा होगा डेंटिशन पीरियड में बच्चों का सिर नॉर्मल से ज्यादा गर्म रहता है, और बुखार है तो चिड़चिड़ापन, रोना, बॉडी का पेन होना, ये भी बच्चे के साथ मिलेगा। बच्चे की चीक्स आपको गर्म मिलेगी, क्योंकि वहां अंदर की साइड में तो सूजन है ना, तो बाहर से चेहरा भी गर्म आपको फील होगा। मोस्टली आपने देखा होगा कि बच्चे दांत निकलने के समय बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिद्दी जैसे हो जाते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं पड़ता है, वो बहुत बेचैन हो जाते हैं। ये इरिटेबिलिटी कॉमनेस्ट सिम्टम है बच्चों के दांत निकलने के समय होने वाली समस्या के साथ। बच्चा जब पेन में है, इरिटेटेड है, फीवर में है, तो ऑफ कोर्स उसकी नींद भी कम हो जाएगी। पेरेंट्स आके बोलेंगे आजकल सोता ही नहीं है बच्चा, थोड़ी सी देर सोएगा फिर उठ जाएगा, पेन है उसको, इसलिए उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। अब जिसके मसूड़े सूज रहे हो, जिसको गम्स में पेन है, फीवर है, तो बुखार के साथ उन्हें भूख लगना भी कम हो जाती है। बच्चे जो उनकी डाइट थी उससे वो कम लेना शुरू कर देते हैं। भूख तो है उन्हें, लेकिन क्योंकि वो खा नहीं सकते, वो सक कर नहीं सकते अपनी माँ को, इसलिए वो कम खाने लग जाते हैं, और कम खाने की वजह से बच्चों में कॉन्स्टिपेशन इस एज में शुरू हो जाती है। मोस्टली पेरेंट्स आके ये बोलते हैं कि बच्चा खाने को इनकार कर रहा है, यानी कि जरा सा ले रहा है फिर वो पीछे हट जाता है, यानी कि उसको भूख तो है लेकिन वो खा नहीं पा रहा है। वो कैसे बताए कि मुझे
मेरे मसूड़ों में दर्द है, वो तो खाना ही रिफ्यूज करेगा ना। बच्चों में दांत निकलने के समय डायरिया यानी कि दस्त लगना भी एक कॉमन लक्षण है। दस्त लगने की वजह मल्टीपल है। क्या क्या? एक तो इस उम्र में जब बच्चे को दांत निकल रहे हैं तो वो कुछ भी मुंह में डाल रहा है, अपनी उंगलियां, अपने खिलौने, कुछ भी आर्टिकल जो उसके अप्रोच में आ गया उसको मुंह में डालेगा और मुंह में डालने की वजह से वो इन्फेक्शन कैरी कर लेता है। इसके अलावा भी क्योंकि वो इरिटेटेड है, फीवर में है, तो बावल मूवमेंट कभी कभी किसी बच्चे की ज्यादा हो जाती है। और जब इन्फेक्शन के बिना डायरिया है तो वो थोड़ा थोड़ा स्टूल बार बार जाने वाला मोस्टली होता है और उसमें स्मेल यानी कि इन्फेक्शन के साइंस नहीं होंगे। और अगर इन्फेक्शन है साथ में तो स्टूल में स्मेल आएगी, बच्चा वीक हो जाएगा, बच्चे को साथ में फीवर भी होगा और वो वॉल्यूम में भी मोस्टली ज्यादा होता है। लेकिन केवल दांत निकलने की वजह से होने वाले दस्त से बच्चा वीक नहीं होता है, मोस्टली वीक नहीं होगा वो, और वो स्टूल की मात्रा भी ज्यादा नहीं होगी और स्मेल भी स्टूल में ज्यादा नहीं होती है, नॉर्मल स्टूल रहेगा। दांत निकलने के समय बच्चा अपने मसूड़ों को यानी कि जौ को रब करता है, ऐसे लगता है वो कुछ खा रहा है। अगर उंगली मुंह में नहीं डाल रहा तो वो मसूड़ों को ही मसूड़ों के साथ में रब करता है बच्चा। अगर कोई दांत निकल गए हैं तो वो दांतों को भी आपस में टकराने लगता है, ग्राइंड करने लगता है, दांत किटकिटाने जैसा आप कह सकते हैं। सलाइवा मैंने बताया था ना कि मसूड़ा अगर सूज गया है तो लार ज्यादा बनेगी। ये लार अगर सोलो कर लेता है बच्चा तो खांसी के ठसका आ जाना, गैग करना यानी कि उबकाई करना और वॉमिटिंग भी हो सकती है एक्सेसिव सलाइवेशन की वजह से। नेपी रैशेस भी इस एज में ज्यादा होते हैं। कारण क्या? कि बच्चा इरिटेटेड हुआ, तकलीफ में हुआ, उसकी जनरल वीकनेस उसके इम्यून सिस्टम को भी वीक कर देती है। नेपी रैशेस इस उम्र में देखने को अधिक मिलते हैं। बच्चा कम खा रहा है, इरिटेटेड हो रहा है, वेट लॉस भी बच्चे का हो सकता है। रेयर लेकिन बच्चे को कन्वल्जन्स भी डेंटिशन के समय हो जाते हैं, यानी कि दौरा पड़ना। बुखार के साथ भी, बुखार के बिना भी ऐसा संभव है, ओनली डेंटिशन के कारण भी। जैसा मैंने आपसे बताया कि सभी बच्चों में लक्षण आएंगे, कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। लक्षण भी उन लोगों को ज्यादा आएंगे जिनके दांत लेट निकल रहे हैं, जो फिजिकली वीक है, जिनके बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी उनको है, तो दांत निकलने के समय होने वाली समस्याएं ज्यादा होती है। इसमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी शामिल है। कुछ और कंडीशंस जैसे हाइपोथायराइडिज्म, बच्चों में भी होता है ना आजकल, हाइपोथायराइडिज्म, डाउन सिंड्रोम, रिकेट्स, पास के दांत के टेढ़ा आ जाने की वजह से दांत का निकलना मुश्किल हो जाता है, रुकावट हो जाने की वजह से, तब बच्चे को ये सारे सिम्टम्स अधिक फील होंगे। अब प्रश्न उठता है कि बच्चे के दांत निकलने के समय होने वाली समस्याओं से हम अपने बच्चे को कैसे बचाएं। ये समस्याएं जैसे मैंने आपको बताया केवल छोटे बच्चों में नहीं, बड़ों में भी और सेकेंडरी टूथ इरप्ट होने के समय भी देखने को मिलती है। तो आप कैसे बचें? सबसे पहला और मुख्य तरीका यही है कि बच्चे के शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी डेफिशिएंसी ना हो, अर्थात अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट बच्चों को दी जाए। खास करके हार्ड चीजें एज अप्रोप्रिएट, उनकी एज से पहले नहीं, एज अप्रोप्रिएट रॉ डाइट देना बहुत ही इफेक्टिव होता है। कच्ची चीजें खाएं, जैसे कुछ फ्रूट्स जो है उनको आप कच्चा दे सकते हैं, आप खीरे को छील के दे सकते हैं, गाजर को आप छील के दे सकते हैं। ये कच्ची चीजें खाने से जबड़ा स्ट्रोंग होगा, दांतों की
जो रूट है उसको निकलने के लिए एक वे बनेगा उसके कारण। विटामिन डी की कमी ना हो इसके लिए धूप का एक्सपोजर, सन एक्सपोजर बहुत ही आवश्यक है। आजकल हमारे घरों की स्ट्रक्चर ऐसी हो गई है जहां पे बच्चे धूप में नहीं जाते हैं, डेलिकेट भी हो गए हैं, वो धूप में जाने से दिक्कत भी होती है उनके। लेकिन राइजिंग सन के समय जब सूरज निकल रहा है उससे 1 घंटे के भीतर की जो धूप है, हल्की धूप, थोड़ी सी देर के लिए एक्सपोजर आवश्यक है सबको। 1 साल की उम्र के बाद बच्चे को आप वो सब दे सकते हैं जो आप खाते हैं, और उनमें भी खास ध्यान ये रखें जिन चीजों को ज्यादा चबा के खाने की आवश्यकता हो वो दी जानी चाहिए। अब कुछ अन्य सब्स्टिट्यूट्स उपाय क्या कि जैसे दांत निकलने के समय टीदर का इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर स्पून का इस्तेमाल करते हैं, टीथिंग रिंग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, पेसिफायर और टीथिंग रस्क भी बच्चे को दिया जा सकता है। इन सब से वही हो रहा है कि बच्चा उनको सक कर रहा है, उनको चबा रहा है मुंह में, तो उसके जॉ की एक्सरसाइज भी हो रही है और गम्स थोड़ा सा कटता भी है। दांत जब निकलता है मसूड़े को बहाना चाहिए ना कटने का, तो वो कैसे कटेगा? दांत अंदर से ताकत लगाएगा, हम ऊपर से उसको अगर कुछ हार्ड खाने का दे रहे हैं तो गम्स जो है वो वहां से जल्दी वीक होकर के वहां से कट जाएगा और दांत जो है वो बाहर आ जाएगा आसानी से। इसके अलावा अगर बच्चे के लार ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उसको टाइम टू टाइम आप साफ करें। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के डॉक्टर के पास जाएं, और खास करके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बच्चों के दांत निकलने की समस्या में बहुत अधिक कारगर है। बच्चों के दांत निकलने के समय होने वाली समस्याओं को लेकर जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या डॉक्टर को बताना चाहिए। बच्चे की सही उम्र ऑफ कोर्स आपको ध्यान ही होती है, वो बताएंगे, और बच्चों के सभी लक्षण जो आप नॉर्मल से अलग फील कर रहे हो वो बताएं। बच्चों के सिर में पसीना आ रहा है, नींद में पसीना आ रहा है, दांत से कोई लिंक नहीं लगता लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बच्चों की पैरों की तलियां, हथेलियां ज्यादा गर्म रह रही है, मुंह से लार आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, डायरिया हो गया है। डायरिया है तो स्टूल कैसा है, स्मेल कैसी है, कलर कैसा है, कितना फ्रिक्वेंटली वो स्टूल पास कर रहा है, दूध देने के बाद में, फूड के बाद में डायरिया है या बिना उसके भी है, पानी पीना ज्यादा हो गया है, कम हो गया है। ये छोटे छोटे लक्षण हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवाई देने के लिए इनमें से कोई एक इंपॉर्टेंट लक्षण हमें सही दवाई के चुनाव में मदद करता है। बच्चा कितना इरिटेटेड रहने लगा है, अगर इरिटेटेड है, चिड़चिड़ा हो गया है, तो क्या पसंद कर रहा है वो? गोद में रखने से शांत है, घुमाने से शांत है, लेटने से शांत है, माँ के पास ही केवल रह रहा है, उसको गाड़ी में घुमाने से अच्छा लग रहा है। ये सब चीजें आपको डॉक्टर को बतानी है। या किसी भी तरह से खुश हो ही नहीं रहा, ये भी एक लक्षण होता है कि बच्चा इरिटेटेड है, कुछ भी करो वो प्रसन्न हो ही नहीं रहा है। अगर बुखार है तो बुखार का पैटर्न आप बता सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो उसका पैटर्न आप बता सकते हैं, हार्ड स्टूल है, नॉर्मल स्टूल होके भी फ्रेश नहीं हो रहा है, बार बार फ्रेश हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टूल जा रहा है, स्टूल का कलर कैसा है, ब्राउन है, ब्लैक है, येलो है, उसमें स्मेल कितनी है, वो आप बता सकते हैं। दांत निकलने में अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, जैसे भी आपको लग गया कि मसूड़ा फूल तो गया, सूजन उसमें आ गई है, लेकिन बहुत दिन हो गए कि दांत निकल ही नहीं पा रहा है, ऐसी कंडीशन में जरूर बच्चे की मदद की जानी चाहिए। दांत निकलने के समय बच्चों के फूड में पसंद या नापसंद भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे स्वीट चीजें पसंद करते हैं, कुछ बच्चे नमकीन, पीने वाली, फ्रूट्स, जूसेस, केवल दूध, राइस, जो भी पसंद करे वो आपको बताना है अपने डॉक्टर को। बच्चा मुंह में उंगली डाल रहा है, अंगूठा चूस रहा है, वो बाइट कर रहा है अपने गम्स को, वो अपने कान को रब कर रहा है,
उसकी एक गाल रेड है, दूसरी रेड नहीं है, वो पेल है। इस तरह के जो आपको लगता होगा कि इन सब चीजों का दांत निकलने से क्या रिश्ता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो बदलाव आ गए बच्चे में, जैसा वो पहले नहीं था अब हो गया है, वो सब आप अगर होम्योपैथिक डॉक्टर को बताते हैं तो आप जादू की तरह रिजल्ट देखेंगे। मोस्टली दवाइयों की जहां तक बात है, कैलकेरिया फोस नाम की एक मेडिसिन है जो बायोकेमिक में दी जाती है। डिफरेंट पोटेंसी जिसकी यूज होती है, 3x, 6x, 12x, 30x, वो डिपेंड करता है कि हम कब कौन सी पोटेंसी दें, लेकिन बायोकेमिक फॉर्म में 6x पोटेंसी मोस्टली यूज की जाती है। दांत निकलने की बेसिक जो समस्याएं हैं वो इससे काफी रिड्यूस हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सबको ही कैलकेरिया फोस देने की जरूरत हो, ऐसा नहीं, लेकिन जस्ट बता रहा हूं कि हाँ, अगर कैल्शियम वगैरह की डेफिशिएंसी है तो ये दवाई जरूर बच्चे की मदद करती है। बाकी बहुत सारी और मेडिसिन हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैलकेरिया कार्ब, कैमोमिला, मैग्नीशिया फोस, रियूम, साइलिशिया, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम, नेक्सोमिका, क्रियोजोट, एथुजा, सैनिपियम, पोडोफाइलम, फाइटोलेका, सिना, बेलाडोना, मर्कसोल और मर्क कार्ब आदि। इन सब मेडिसिन के अपने लक्षण हैं। इनमें से कोई भी दवाई किसी बच्चे को दे दो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लक्षणों के आधार पे होम्योपैथिक चिकित्सक दवाई का चुनाव करके आपके बच्चे के लिए देंगे और बच्चा अपने दांतों को जल्दी निकाल पाएगा। इरप्शंस पेनलेस हो जाएंगे, तकलीफें उसकी मिनिमाइज हो जाएगी। आप और आपके बच्चे सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, उनकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A. K. लाडोना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।